गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की बुक का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लेके आए हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है कि उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने किन एप्लीकेशंस को सॉल्व किया, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। जो मेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व नहीं होने का प्रमाण दिया गया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम के जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको दिया गया। हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को दिया गया और स्पेक्ट्रल लाइंस की जो नेचुरल विड्थ है उसको भी हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा ज्ञात किया। तो ये जो चारों एप्लीकेशंस हैं उनमें से अभी हम इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में हम केवल इन दो को पढ़ने वाले हैं जो हमने थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, और बाकी के जो दो हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट एप्लीकेशन से, जो कि है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें हमने देखा, अब रेडियो एक्टिव डिके किस में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें बीटा रेज भी हमें मिलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज सारे के सारे मिलते हैं। और जो बीटा है उसको हम किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट लेते हैं। अब किसी रेडियो एक्टिव डिके में अगर बीटा रेज निकल रही हैं तो इसका मतलब वहां पर न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कल्पना कि भाई जो हमारे पास घटना घट रही है रेडियो एक्टिव डिके की, उसमें बीटा रेज का निकलना कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को बता रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी रिलेशन को यूज करते हुए जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रूल्ड आउट किया, उसको हमने डिनाई किया। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। अब लेकिन ये हमने कैसे प्रूफ किया उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एटॉमिक न्यूक्लियस, उसकी रेडियस कितनी होती है आपको पता है, 5 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर उपस्थित है तो इसका मतलब उसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो उसकी रेडियस में होगी, रेडियस के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि रेडियस के अंदर वो कहीं पर भी इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो हमारे उस रेडियस की इक्विवेलेंट होगी। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने निकाल लिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है h×2 डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहां से इधर रखी, इसको सॉल्व किया तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास उसकी रेंज इतनी आ जाती है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास निकला है संवेग में अनिश्चितता। अब हमें निकालना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम की न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई जो न्यूनतम उसका संवेग है वो इस अनसर्टेनिटी के बराबर ही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है वो दस द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस मस्ट बी, कितना होना चाहिए, मस्ट बी पी मिनिमम जो है वो डेल्टा पी के बराबर ही होगा, जिसको कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी इसके इक्विवेलेंट ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या निकाला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक जो एक्सप्रेशन है, जब हमने आपको ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपने ध्यान रखा हो
तो वहां पर दो तरीके के हमने पार्टिकल्स लिए थे, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। तो रिलेटिविस्टिक जो पार्टिकल्स थे उनके लिए हमने एनर्जी की जो वैल्यू थी वो इस तरीके से लिखी थी, ठीक है। अब इधर से हम जब एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है Cp, तो Cp मिनिमम इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमारे पास 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। अब जो सेकेंड टर्म इसमें है m0, यहां पर देखिए जो सेकेंड टर्म है हमारे पास वो क्या है, ये वाली m0c², ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसके कंपैरेटिव बहुत कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है मात्र 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके कंपैरेटिव इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो हमारे पास रेस्ट मास वाली एनर्जी है वो Cp मिनिमम की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो ई मिनिमम वैल्यू जो है उसको हम लगभग इसी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि ई मिनिमम जो है वो लगभग Cp मिनिमम के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब Cp मिनिमम कितना था, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहां से जो ये एनर्जी निकली है तो इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर स्थित होंगे उनकी जो एनर्जी है वो लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। और साथ में ही जो रेडियो एक्टिव डिके में निकलने वाली जो बीटा रेज हैं तो उनमें जो वो बीटा पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी भी लगभग इतनी होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम बीटा डिके देखते हैं तो उसमें जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी मात्र होती है 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी का मिसमैच है, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करते तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन जो इमिटेड हो रहे हैं उनकी एनर्जी मात्र 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons does not exist inside a nucleus, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर वो बीटा पार्टिकल डिके कैसे हो रहा है, तो उसके लिए बस एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन बीटा डिके के थ्रू निकल रहे हैं वो जस्ट क्रिएट हो रहे हैं इमिशन के टाइम पे, यानी कि जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो उस टाइम पे जस्ट उस समय पर ही वो क्रिएट होते हैं, इमिट हो जाते हैं, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के अंदर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड जस्ट एट द टाइम ऑफ इमिशन, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हम किस तरीके से निकालेंगे, यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर हम शुरुआत किसे करेंगे कि वही H एटम, हाइड्रोजन एटम की हमें ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की रेडियस जो है उसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। अब रेडियस R है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो भी इसके इक्विवेलेंट ही होगी, यानी डेल्टा एक्स इक्विवेलेंट टू R हो जाएगी। उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम निकाल लिया, डेल्टा P इज इक्वल टू H क्रॉस बाय R के थ्रू। R जो है वो डेल्टा X को हमने सीधे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम वैल्यू जो होगी ग्राउंड स्टेट में वो लगभग इस अनसर्टेनिटी के बराबर ही होगी, यानी कि P की वैल्यू जो है वो H क्रॉस बाय R हो जाती है। तो अब ग्राउंड स्टेट में उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो H क्रॉस बाय R हम रख देते हैं, तो हमें इस तरीके से एक जो रिलेशन है R और E के बीच में हमें मिल जाता है। तो इसके बाद अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी है, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट वाइज कहते हैं, तो उसकी जो रेडियस है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वो R इज इक्वल टू R0 है। तो जब आपने डिफरेंशियल पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम पर जब हम डिफरेंशियल की प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो वहां पे एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि डिफरेंशियल या डेरिवेटिव के द्वारा हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्वांटिटी को उसका मिनिमम या मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं
बाय द डेरिवेशन, ठीक है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो उस पॉइंट पर 0 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि यदि E मिनिमम है एट द R इज इक्वल टू R0 पर, तो इसका मतलब कि R की रेस्पेक्ट में E का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब यहां से इसको जैसे ही हम 0 करते हैं तो हमारे पास R0 की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाती है, जो कि A0 के बराबर है। अब A0 क्या है? फर्स्ट बोर रेडियस, जो कि इक्विवेलेंट होती है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर, जो कि हाइड्रोजन की जो फर्स्ट बोर रेडियस है उसके इक्विवेलेंट आती है। अब R0 की वैल्यू जब हम इसमें पिछली स्लाइड में दिखाए हुए रिलेशन में इसमें हम रखते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आता है, अब देखिए R की जगह हमने R0 रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। R0 की वैल्यू हम यहां से रखेंगे तो E मिनिमम के लिए हमारे पास ये जो टोटल टर्म है ये आ जाती है। इसके बाद हमने इसके और ज्यादा फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E मिनिमम इज इक्वल टू इस तरीके से आ जाता है इन टर्म्स ऑफ A0, ठीक है। यहाँ पर A0 जो वैल्यू थी, इसमें हमने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पर इसकी एनर्जी हमें मिल जाती है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो प्राप्त हो जाती है। और इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास A0 की वैल्यू हमें पता है, E की, एप्सिलॉन की, सभी की वैल्यूज हमें पता है, तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो E मिनिमम आ जाता है -0.13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E मिनिमम इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट आती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के, ठीक है, विद द एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। और ये जो माइनस साइन है यहाँ पर वो किसको बता रहा है? ओनली द स्टेबल स्टेट को बता रहा है, एंड इट्स मिनिमम जो ग्राउंड स्टेट है उसको बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम रिमेनिंग 2 एप्लीकेशन जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप उन लेक्चर्स को मिस ना करें। थैंक यू।